ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे विश्व की जनसंख्या अर्थात पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। जनसंख्या का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। विश्व में जनसंख्या का वितरण बहुत ही असमान है। सब जगह जनसंख्या क्या है, एक समान नहीं है। जनसंख्या घनत्व क्या है, एक समान नहीं है। विश्व में कुछ प्रदेश ऐसे हैं जिसमें अधिक जनसंख्या बसी हुई है, जबकि अन्य कुछ क्षेत्र या तो खाली पड़े हैं या उनमें बहुत ही कम आबादी है। इतना ही नहीं, जनसंख्या का वितरण प्रवास और जनसंख्या की वृद्धि दर में भिन्नताओं के कारण समय और स्थान के संदर्भ में लगातार बदलाव भी रहता है। अर्थात कहीं कहीं किसी समय पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है, थोड़े दिन बाद या जनसंख्या प्रवास कर जाए तो क्या होगा, जनसंख्या कम हो जाएगी। और कहीं जनसंख्या कम होती है, थोड़े दिन बाद वह जनसंख्या ज़्यादा भी हो सकती है। स्पष्टतः कुछ ऐसे कारक हैं जो धरती पर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित और नियंत्रित करते हैं। अब देखो, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक अर्थात कौन से कारक है जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। फैक्टर्स इफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों मोटे तौर पर भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक वर्गों में बांटा जाता है, जिनका वर्णन हम नीचे करेंगे। भौतिक कारकों में क्या होते हैं, जैसे क्या हो गया, धरातल हो गया, जलवायु हो गई, पानी की उपलब्धता हो गई। आर्थिक कारकों में लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, लोगों को इकोनॉमी से रहने के लिए इकोनॉमी रोजगार चाहिए उनको। फिर सामाजिक और सांस्कृतिक, एक मनुष्य कहीं बसता है तो वहाँ का सामाजिक क्राइटेरिया भी देखता है। सांस्कृतिक, वहाँ का कल्चर कैसा है। आदमी अपने ही कल्चर में ज़्यादा रहना पसंद करता है। सबसे पहले देखो आप फिजिकल फैक्टर। वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के कारण आज विश्व की जनसंख्या वितरण काफ़ी हद तक भौतिक कारकों के चंगुल से बाहर तो आ गया, परंतु पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हुआ। अर्थात जहाँ भौतिक कारक जैसे कौन से हो गए, जल की उपलब्धता हो गई, धरातल का समान वितरण हो गया, इनसे मनुष्य ने इसके ऊपर विजय तो पाई है। पहले तो मनुष्य प्रकृति के ऊपर क्या था, प्रकृति मनुष्य पे ज़्यादा हावी थी। अब तो क्या है, मनुष्य ने अपने अनुकूल किया है प्रकृति को, पर 100% नहीं किया। अब देखो इसमें जल की उपलब्धता। प्राणवायु के बाद जल ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ पीने योग्य जल आसानी से उपलब्ध हो जाए। आपने भी कहीं देखा होगा, लोग कहीं जगह लेना पसंद करते हैं तो ये देखते हैं भाई जल है या नहीं है। जल का उपयोग पीने, नहाने, भोजन बनाने के अतिरिक्त पशुओं, फसलों, उद्योगों, नौ संचालन में किया जाता है। यही कारण है कि नदी घाटियाँ विश्व के सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र होते हैं। अर्थात हमारी सभ्यता का जो मानव सभ्यता का विकास हुआ वो नदी घाटियों के किनारे ही हुआ, क्योंकि जल की उपलब्धता आदमी देखता है। फिर धरातल की बनावट कैसी होती है। धरातल की बनावट आर्थिक उन्नति की सीमा निर्धारित करती है। अर्थात ऊंचे पहाड़, पठारी इलाके, प्रदेशों में उबड़ खाबड़ सतह, तीव्र ढाल के कारण पर्याप्त स्थान नहीं मिल पाता। अधिक अपरदन के कारण वहाँ की मिट्टी भी उपजाऊ नहीं होती, वहाँ परत पतली हो जाती है, जो क्या है, खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। ऊंचे पर्वतों में फसलों का छोटा वर्धन काल, भूमि की वहन क्षमता जो कि सीमित करता है। वहाँ न तो उद्योगों के लिए अनुकूल दशाएं मिलती हैं और न ही उत्तम मार्गों का विकास हो पाता है। अतः पर्वतों और पठारों पर रहने, सहने में भोजन प्राप्ति की कठोर दशाएं जनसंख्या के नरसंगिक विकास पर अंकुश लगाती हैं। एंडीज, रॉकीज, हिमालय पर्वतीय प्रदेश विषम धरातल के कारण ही विरल जनसंख्या अर्थात कम जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। इसके विपरीत समतल मैदानी प्रदेश व उपजाऊ नदी घाटियाँ मनुष्य के निवास, कृषि, उद्योग व परिवहन इत्यादि के लिए अनुकूल दशाएं प्रदान करती हैं। अर्थात समतल मैदान हो, कृषि योग्य भूमि हो, परिवहन की सुविधाएं हो तो लोग क्या रहते हैं, वहाँ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। संभवतः इन्हीं कारणों से प्राचीन सभ्यताएं क्या हुई, नदी घाटियों के पास जन्मी। आज भी दुनिया की 90% जनसंख्या कहाँ रहना पसंद करती है, मैदानों में। फिर आता है अपना थर्ड नंबर का क्लाइमेट। अर्थात क्लाइमेट मनुष्य के रहने को कैसे प्रभावित करती है। इसमें देखो, गर्मी और सर्दी का मनुष्य के शरीर, फसलों, जीव जंतुओं पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अस्वास्थ्यकर जलवायु मनुष्य को आलसी, निर्बल व अकुशल बना देती है, जबकि उत्तम जलवायु के निवासी फुर्तीले, उत्साही, दक्ष, जोश से परिपूर्ण होते हैं। जलवायु की विषम दशाएं फसलों को उगाने में, पशुओं को पालने में क्या करती हैं, कठिनाई पैदा करती हैं। असहज जलवायु कभी भी आकर्षित नहीं करती। यही कारण है कि ध्रुवों के निकट स्थित भूखंड वर्ष भर भयंकर सर्दी के कारण लगभग मानव विहीन पड़े रहते हैं। विषुवत रेखीय प्रदेशों में जैसे अमेजन हो गया, कांगो जंगलों में गर्म व आर्द्र जलवायु के कारण जनसंख्या का अभाव पाया जाता है। अर्थात भूमध्य रेखा के बिल्कुल पास और ध्रुवों के पास जनसंख्या क्या है, विरल, ना के बराबर है। विषुवत रेखाओं के पास क्या है,
ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, लोग वहाँ रहना पसंद नहीं करते। बीच वाला जो पार्ट है अपने 30 से लगा लो 60 तक के आसपास, यहाँ जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। ऐसे क्षेत्रों में कई घातक और अबूझ बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं, जिससे क्या रहता है, मनुष्य की जन्म दर हमेशा क्या रहेगी, ऊंची बनी रहती है। फिर मृदा, मृदा का कोई स्वयं का कोई महत्व नहीं होता, यह फसलों को उगाने का एक माध्यम होती है। अतः अप्रत्यक्ष रूप से मृदा मनुष्य और पशुओं के भोजन का आधार है। उपजाऊ मिट्टी वाले प्रदेशों में भूमि की वहन क्षमता अधिक होती है। यही कारण है कि गंगा, सतलज, सिंधु, ह्वांगो, मिसिसिपी, नीली, पो नदियों के उपजाऊ कृषि प्रदेशों में जनसंख्या का बहुत अधिक घनत्व पाया जाता है। गंगा सतलज का मैदान भारत के 14% क्षेत्र पर विस्तृत है और वहाँ भारत की लगभग 1/3 मतलब 33% जनसंख्या निवास करती है। फिर वनस्पति, वनस्पति मनुष्य के रहने को कैसे प्रभावित करेगी, देखो। बहुत घने और विस्तृत वन मनुष्य के मुक्त आवागमन में एक दीवार तथा आवरण का कार्य करते हैं। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में सैलवा वनों की दुर्गमता के कारण ही मनुष्य अब तक भी बड़ी संख्या में इनके बीच अधिवास नहीं बना पाया। कई बार वनों का आर्थिक महत्व जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। सैलवा वनों का आर्थिक उपयोगिता बहुत कम है। इसके विपरीत शीतोष्ण कटिबंधीय टैगा वनों का आर्थिक महत्व अधिक है, अर्थात वहाँ जनसंख्या ज़्यादा है। फिर है आर्थिक कारक। सबसे पहले देखो खनिज। जिन क्षेत्रों में खनिजों के विशाल भंडार मिलते हैं वहाँ खनन उपयोग विकसित हो जाता है। इन खानों में लोग श्रमिकों के रूप में कार्य करते हैं और वहीं बस जाते हैं। आर्थिक मांग के कारण, अधिक मांग के कारण इनका क्या होता है, लोग वहीं रहने लग जाते हैं। खनिजों के कारण उनको क्या मिलता है, कोयला हो गया, लोहे। खनन क्षेत्र अधिक जनसंख्या को आकर्षित करते हैं। लोहे के खनन ने ही स्वीडन में गेलीबारे नगर तथा सोने के निक्षेपों को अलास्का में फेयरबैंक, फोर्ट यूकॉन नगर बसा दिए। उत्तरी कनाडा के निर्जन ठंडे प्रदेशों में यूरेनियम सिटी बसने के कारण यूरेनियम से ही था। इसी प्रकार एंडीज पर्वतों में 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चुकुइकामा की तांबे की खानों में आदमी जा पहुंचा। फिर नगरीकरण। नगरों में जीवन की बेहतर गुणवत्ता पाई जाती है, इसलिए वहाँ जनसंख्या अधिक मिलती है। वहाँ नगरों में रोजगार, चिकित्सा, शिक्षा, परिवहन, मनोरंजन सब सुविधाएं हैं। इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, आजकल गाँव से नगरों की ओर प्रवास कर रहे हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण नगरों में व्यक्तिगत विकास एवं वृत्ति बनाने के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। ये आकर्षण ही मनुष्य को शहरों की ओर खींचते हैं। भारत के लगभग 2% भूभाग में फैले लगभग 5161 नगरों में देश की लगभग 28.6% जनसंख्या निवास करती है। फिर है औद्योगिक विकास। औद्योगिक क्षेत्र आर्थिक समृद्धि के दीप माने जाते हैं। ये न केवल विभिन्न प्रकार और स्तर के रोजगार प्रदान करते हैं, बल्कि व्यक्तित्व को अपनी निपुणता, कुशलता व ज्ञान के सदुपयोग का भी अवसर प्रदान करते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में इन्हीं कारणों से सघन जनसंख्या पाई जाती है। अमेरिका का रूर इंग्लैंड क्षेत्र, यूरोप का राइन घाटी रूर क्षेत्र, रूस का मास्को तुला क्षेत्र और भारत के मुंबई पुणे क्षेत्र औद्योगिक विकास के कारण विश्व के सघन बसे हुए क्षेत्रों में गिने जाते हैं। फिर है परिवहन। विकसित तथा सस्ते परिवहन सुविधाओं के बिना जनसंख्या के सांद्रण संभव नहीं हो पाता। परिवहन के द्वारा ही कार्यस्थल पर पहुंचा जाता है। परिवहन उत्पादन और व्यापार में तेजी लाता है। इससे रोजगार के नए नए अवसर पैदा होते हैं। आजकल तो परिवहन स्वयं और उद्योग बन गया है। महान झील सेंट लॉरेंस के आंतरिक जलमार्गों की उपयोगिता के कारण ही उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग सघन जनसंख्या वाला है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन के बिछने से पहले साइबेरिया एक निर्जन प्रदेश था। परिवहन की सुविधा न होने के कारण भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में विरल जनसंख्या पाई जाती है। परिवहन मार्ग राष्ट्र रूपी शरीर में धमनियों का कार्य करते हैं। फिर है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक कैसे प्रभावित करते हैं जनसंख्या को। विस्थापन। तंगदिली व छोटे छोटे मुद्दों से शुरू हुए धार्मिक झगड़ों के कारण कभी कभी धार्मिक और सांस्कृतिक समूहों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाने के लिए मजबूर किया जाता है। यूरोप में अपने ऊपर होने वाले प्रतिदिन के अत्याचारों से तंग आकर बहुत से यहूदी यूरोपीय देशों को छोड़कर इजराइल में चले गए। इजराइलियों व अरबों के झगड़ों में लाखों फिलिस्तीनी इजराइल से भाग खड़े हुए। सन 1947 में भारत के विभाजन के परिणामस्वरूप लाखों लोग देश के पार से देश के दूसरे पार स्थापित होना पड़ा। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के कारण बड़ी संख्या में लोग अपना प्रदेश छोड़ना पड़ा। फिर श्रम का प्रवास। आर्थिक कारणों से बहुत बड़ी संख्या में श्रम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा बसता है।
मॉरिशस, फिजी, सीशेल्स, ट्रिनिडाद ने उत्तरी भारत का श्रम सैकड़ों वर्ष पहले इसी प्रकार पहुंचा। आज लाखों भारतीय युवा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मध्य पूर्व के देशों में आजीविका के लिए बस रहे हैं। फिर सांस्कृतिक कारक। विभिन्न देशों की जनसंख्या नीति भी इसके वितरण को प्रभावित करती है। कभी रूस साइबेरिया को आबाद करने की स्थिति कोशिश करता था। वहाँ अधिक संतान पैदा करने वाले माता पिता को सम्मान स्वरूप मेडल या इनाम दिए जाते थे। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी शिक्षण संस्थाओं में भारतीय लोगों के लिए सारे द्वार खोल रखे। इसके विपरीत चीन, भारत व बांग्लादेश जैसे सघन जनसंख्या वाले देशों की नीति जनसंख्या को कम करने की होती है, नियंत्रित करने की। युद्धों में भी जनसंख्या का एक खासा रूप होता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद से अब तक विश्व में लगभग 9 करोड़ लोग युद्धों में मारे जा चुके। फिर विश्व की जनसंख्या वितरण को प्रभावित का प्रतिरूप कैसा है? सन 2011 में विश्व की जनसंख्या 698.6 करोड़ दर्ज की गई। विश्व जनसंख्या की सबसे बड़ी विलक्षणता उसके वितरण में असमानता और अत्यधिक क्षेत्रीय विसंगताओं में देखने को मिली। विश्व में मात्र 10% क्षेत्र पर लगभग 40% जनसंख्या रहती है, जबकि 10% जनसंख्या अलग से 90% भूभाग पर फैली हुई है। विश्व का औसत घनत्व 56 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि द्वीपों का औसत घनत्व 6300 व्यक्ति है। पूर्वी साइबेरिया में अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहां औसत घनत्व 1 व्यक्ति प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं। ऐसे ही क्षेत्रों को वीरान अर्थात जनशून्य प्रदेश कहा जाता है। अब विश्व की जनसंख्या के वितरण के प्रमुख प्रतिरूप कौन से हैं? इसमें देखो, देशों के अनुसार वितरण। देश की जनसंख्या के आकार से वहाँ की जनसंख्या के वितरण के प्रतिरूपों को भली भांति समझा जा सकता है, क्योंकि देश एक राजनीतिक इकाई होता है जिसमें रोजगार, नगरीकरण, पर्यावरण संसाधनों से जुड़े निर्णय लिए जाते हैं। विश्व के 10 सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में संपूर्ण विश्व की 59% जनसंख्या निवास करती है। नीचे डायग्राम में बता रखा है कि इन देशों में 6 चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश व जापान एशिया में अवस्थित हैं। एशिया के 2 देश चीन और भारत विश्व की 2.59 करोड़ जनसंख्या अर्थात 37% जनसंख्या निवास करती इन 2 देशों में। चीन तथा भारत के बाद जनसंख्या के आकार की दृष्टि से तीसरा स्थान है संयुक्त राज्य अमेरिका का। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या में 89.34 करोड़ का अंतर है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की कुल जनसंख्या का 3 गुना है। फिर है अक्षांशों के आधार पर वितरण। सन 2000 में विश्व की अनुमानित जनसंख्या 605.5 करोड़ थी। इस जनसंख्या का 90% भाग उत्तरी गोलार्ध और शेष 10% भाग दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। यदि उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशीय आधार पर जनसंख्या के वितरण का अध्ययन किया जाए तो यहाँ भी घनत्व और वितरण की विषमताएं साफ साफ नजर आने लगेंगी। मिसाल के तौर पर 0 डिग्री से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच मुख्यतः एशिया महाद्वीप में विश्व की लगभग 10% जनसंख्या, 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच पुनः एशिया में विश्व की 50% से अधिक जनसंख्या, 40 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच मुख्यतः यूरोप में विश्व की 30% जनसंख्या और 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्तर में विश्व की मात्र 1% जनसंख्या निवास करती है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि विश्व की 80% जनसंख्या 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक सीमित है, मतलब 80% जनसंख्या।